अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। इतवार का दिन है, रात 8 बजे ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं। गुफ्तगू तो हमने कई और इश्यूज़ पे गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक बड़े अहम इश्यू पे गुफ्तगू करनी है। शयान अली ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया था 28 नवंबर को 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने। वो ये था कि जिन्होंने पैसा लूटा हुआ है, नवाज़ शरीफ समेत उनको इस मुल्क से मुल्क बदर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। उन्होंने वो प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए हैं। 3-4 डिमांड उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रखी है। एक तो है कि उन्होंने मान लिया है कि यूके जो है वो करप्ट लोगों की अमाजगाह नहीं बनेगा और और एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है नेशनल क्राइम एजेंसी ने। उन्होंने डिमांड किया कि वही पैरामीटर्स को तय करते हुए फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और नवाज शरीफ और उनके खानदान को जो कि और फ़र्क ये बताया है कि ये सजा याफ्ता लोग हैं, इनको निकाल के बाहर फेंका जाए, पाकिस्तान के हवाला किया जाए ताकि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम पर आए। दूसरी बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो मूव चल रही है करप्शन में, नवाज शरीफ और उनका खानदान सारा इतने अरसे से पाकिस्तान से लूटे हुए पैसों से यहाँ पर बैठा हुआ है, उनके खिलाफ भी कोई फाइनल पॉलिसी सामने आए। फिर उन्होंने जो पार्टी है उस पार्टी को बड़ी सपोर्ट की है कि ये करप्शन की मूव को उसके मंतकी अंजाम तक डर्टी मनी को बाकायदा रेगुलेट करके इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेकर इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, बड़ा प्रेशर रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो खड़ा रहा है। सैल्यूट टू हिम और उम्मीद है कि वो इन सब मामलात को लेकर आगे वो बैठेगा नहीं और उनके इन चीज़ों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा। खुशखबरी इस हवाले से है कि कुछ शहबाज शरीफ के बारे में जो नेशनल क्राइम एजेंसी में जो इंक्वायरी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं वो सारा कुछ खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ। मेरी इत्तला के मुताबिक, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो बड़ी डीप और डेप्थ में चीज़ें चल रही हैं और आने वाले दिनों में आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खानदान के लिए बहुत मुश्किलात देखेंगे। तावक्ते के कोई इंटरनेशनल पॉलिसी ना आ जाए, वो लगे हुए हैं कि बैरूनी लोग जो है, बैरूनी एजेंसियों के जो लोग हैं ऐसे आपको पता है एसेट होते हैं, तो उनको बचाने के लिए लगे हैं। आज मेरे साथ आप दोबारा देख रहे हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब को बड़े अहम इश्यू पे गुफ्तगू करनी है। और ये ज़रूरी है। एक तो अदालतों को मलाइन किया जा रहा है, दूसरा ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि ये ज़मीनों और जायदादों के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा जो कि कानूनी पोज़ीशन क्लियर करनी है वो बताता चलूँ कि बहुत अहम इश्यू चल रहा है। एक मामला चल रहा है कि नस्ला टावर के लोगों को निकाल दिया और ग्रैंड हयात जो है ना उसको छोड़ दिया गया। मैं और बनी गाला के हवाले से भी बात देखिए, मैं आपको कानूनी पोज़ीशन बता रहा हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ इस हवाले से। ग्रैंड हयात का मैंने केस सारा देखा है, वो कानूनी ज़मीन पे बना हुआ है। वो गैर कानूनी किसी पार्क पे नहीं बना, सड़क पे नहीं बना, फ़र्क सिर्फ इतना था कि डिफरेंट फ्लोर्स का इश्यू था और ऑक्शन पे ये गया था बाकायदा। और सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों ने इस हवाले से कि ये इसको कंपाउंड कानून के कंपाउंड हो सकता है, रूल्स इजाज़त देते हैं। इसी तरह अगर आप मामला के हवाले से अगर देखें तो नस्ला टावर में याद रखिएगा कि वो सड़क के ऊपर है, पिंजरा। तो सड़क के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, पब्लिक पार्क्स के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। ये तयशुदा कानून है और इसमें इतने फैसले हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश ना की जाए। वो पैसे लेने या बाद की बात है, पहले मैंने भी यही समझा था कि नस्ला टावर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां जाकर जब सारे पेपर्स देखे, जब मैंने से कुछ पेपर डिमांड किए, तो वो चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई। तीसरा एक और इश्यू जोड़ा जाता है वो बैरियर टाउन के हवाले से, क्योंकि वो मैंने भी केस देखा हुआ है। देखिए, बात सच करनी चाहिए। बैरियर टाउन ने जंगल के ऊपर एक सोसाइटी आबाद की, उन्होंने सड़कों के ऊपर आबाद नहीं की है। ठीक है कि वो अपना बुनियादी तौर पर एक्सचेंज के हवाले से या कॉलोनियल एक्ट के हवाले से कंपैक्ट नहीं हो सकती थी, वो एक अलग बात है। तो वो तो कोई जहां 5 लाख रुपए एकड़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे करोड़ों के हवाले से, एकड़ के हवाले से वो जमीन खरीद के सरकारी खजाने में जमा करवाई। और ये इतना आसान काम है, डेवलपमेंट तो बैरियर टाउन ने की है। मेरे बड़े इख्तिलाफात रहे हों, लेकिन बात सच करनी चाहिए। हम उन सबको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और अवाम को गुमराही की तरफ। देखिए, गैर कानूनी कब्जा किसी सरकारी जमीन के हवाले से या तो पैसे दिए और पैसे भी ऐसे लिए जो सरकारी जमीन से हटके हैं। मैंने सरकारी जो गवर्नमेंट सिंध ने निकाला था वो तो कोई 7-8 अरब था, तो यहाँ तो 460 अरब है। और ये बैरियर टाउन में देखो, क्रेडिट दिए या ना दे, वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये हकायक है। इसका तीसरा जो इशू आपके सामने रख रहा है, यहाँ डेवलपमेंट सोसाइटीज है। डेवलपमेंट सोसाइटीज में हाँ एलडी है, सीडी है, ये जगह अक्वायर करती है। एक्वायर करने के बाद वो हाउसिंग स्कीम बनाती है, फिर उसको अलॉट करने का अपना प्रोसीजर है।
इस तरह डीएचए है, डीएचए को भी बदनाम करने की कोशिश। डीएचए वो मैं कानूनी पोजीशन जो है ना वो मैं जाऊंगा ब्रिगेडियर गजनफर साहब बताएंगे कि अब फौजियों को मिलने वाली जमीन और डीएचए की जमीन में फर्क क्या है, लेकिन मैं आपके लिए बता दूं ये उसी तरह ही है, डेवलपमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है, ये भी जमीन एक्वायर करती है, उसके बाद वो अलॉटमेंट का प्रोसीजर उन्होंने अपने अफसर को लिहाज रखा है, पब्लिक के लिहाजा रखा है। तो ये कहना कि ये काबिज हो गया, कब्जा आ गया, ये बिल्कुल, अगर ऐसी बातें होती तो अब तक आला अदालतों में कितने फैसले आ चुके होते। वो ठीक है तो कंफ्यूजन रहे इस हद तक। चलते हैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब की तरफ कि आम फौजी को मिलने वाली जमीन के हवाले से और डीएचए के हवाले से फर्क क्या। जी ब्रिगेडियर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आजर साहब। असल में जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बैरियर टाउन का भी जिक्र किया, आपने सीडीए का जिक्र किया, एलडीए का जिक्र किया। बात ये, पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए, और ये पूरी दुनिया में होता है कि किसी भी मुल्क के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना और रहने की जगह प्रोवाइड करना और उनकी फैसिलिटीज को देखना, उनकी वेलफेयर को देखना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी के अंदर आता है। जॉब आप देते हैं, उसकी वो तनख्वाह लेते हैं। अब जमीन अगर आप देते हैं, किसी को मकान देते हैं, तो मकान के लिए पेमेंट करते हैं। अब इमरान खान साहब आए हैं तो उनका पहला प्रायोरिटी क्या थी कि जी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, घर बनाएंगे, गरीबों को घर देंगे। क्योंकि अगर आप घर नहीं बनाएंगे, छत नहीं देंगे, तो लोग क्या करेंगे? फिर वो झोपड़ी में रहेंगे। जैसे आप देख लीजिए, इंडिया के अंदर बॉम्बे में, दिल्ली में सबसे ज्यादा, दुनिया की सबसे ज्यादा स्लम्स है और दुनिया के सबसे ज्यादा फुटपाथ अकोमोडेशन है, जहाँ लोगों ने फुटपाथ के ऊपर बाथरूम भी बनाए हुए हैं और वो उन गलियों के अंदर रहते भी। तो क्या लोग इस तरह रहेंगे? अब ये जो चीजें होती है, जो रियासत की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो ये जिम्मेदारियों को मुख्तलिफ अदारों को तफवीज कर देती है। जैसे अगर गवर्नमेंट का जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब देती है या प्राइवेट कंपनी जॉब देती है। हम क्योंकि स्पेसिफिकली एक इशू के हिसाब से बात कर रहे हैं जो अकोमोडेशन से रिलेट करता है, जमीन से रिलेट करता है, घर से रिलेट करता है, और जिसकी आजकल सुनवाई जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो कल बैठा था कराची में, उसने नस्ला टावर के हवाले से बात की, और उन्होंने जो कैंटोनमेंट बोर्ड और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज है और कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन जिस तरह इस्तेमाल की जा रही है, उसके लिए उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया और सेक्रेटरी डिफेंस ने उसका जवाब भी दिया। अब यहाँ से सबसे पहली बात तो ये डिस्क्रिमिनेशन का, और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे, बल्कि एक बहुत बड़े चैनल पे मैंने प्रोग्राम देखा। वहाँ पे एक लॉयर ही बैठे हुए थे, वो कामरान खान का प्रोग्राम था। अब वो कंफ्यूज कर रहे थे डीएचए को और अपना कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन को। यानी आपने अगर चीजों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करके करना, तो वो, और उसको वो लिंक कर रहे थे एनवायरमेंट से। हकायक, यानी यही फर्क है कैंटोनमेंट की जमीन में और डीएचए के। ये क्लैरिफाई करना है कि ये बराबर नहीं है चीजें। ये मैं इसीलिए आपसे कर रहा हूँ, हकायक बता रहा हूँ। अब वो उसको लिंक कर रहे थे एनवायरमेंट से, मतलब है एनवायरमेंट से लिंक कर रहे थे। जैसे एक वो फरमा रहे थे कि एक शादी हाल बनाया तो एनवायरमेंट खराब हो गया। बात सुने, अगर अब शादी हाल नहीं बनेगा, मैं उसकी शादी हाल की फेवर नहीं कर रहा, एक जनरल एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जिन लोगों की शादी होगी वो घर के अंदर शादी करेंगे, ग्राउंड में शादी करेंगे, मार्किंग लगाएंगे, वहां कहीं तो खाना बनाएंगे ना, कहीं तो चूल्हे जलेंगे। वो चूल्हे, उनका धुआं किधर? आसमान में ही जाएगा ना, खुले आसमान के नीचे बनेंगे तो आसमान। तो एनवायरमेंट, तो उसका एनवायरमेंट के लिए का इशू बिल्कुल डिफरेंट है, लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का इशू बिल्कुल डिफरेंट है। अभी जहां तक कैंटोनमेंट की जमीन का ताल्लुक है, वहां पे सेक्रेटरी डिफेंस ने क्लैरिटी से कह दिया कि हमने आइंदा इस चीज को नहीं करेंगे, और जो कर लिए उसके लिए बहुत सारे इकदाम लिए जा रहे हैं। बहुत सारे शादी हाल गिराए गए हैं, बहुत सारे पार्क रेस्टोर किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जरूरत इस समर की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन के हिसाब से कहा, या फैसल कैंटोनमेंट या पाकिस्तान में जितने कैंटोनमेंट बोर्ड कैंटोनमेंट्स हैं उनके हिसाब से जो कहा। अब लाहौर कैंटोनमेंट की मिसाल ले लें आप। लाहौर कैंटोनमेंट के अंदर आप सिविक कम्युनिटीज की प्रोविजन देख लें और शहर के अंदर सिविक कम्युनिटीज की प्रोविजन देख लें। आप जरूर कैंटोनमेंट बोर्ड को क्रिटिसाइज करेंगे, उस वक्त करें जिस वक्त आप ये साबित कर दें कि मैचिंग फैसिलिटीज उसी तरह की पाकिस्तान के अवाम को बाकी सोसाइटियां और बाकी हुकूमतें प्रोवाइड कर रही हैं। जरा एक मिनट देखिए, हम जरा इस पे आते हैं अभी इस इशू के ऊपर। सबसे पहली बात है कि फौजियों को जो जमीन मिलती है वो कॉन्सेप्ट और है। हम जरा क्लैरिफाई ये कर रहे हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी
उसी तरह ये है जैसे एलडीए डेवलप करता है, जमीनें एक्वायर करता है, उस पर डेवलपमेंट करता है, उसमें सरकार का कोई कंसर्न नहीं है। जैसे एलडीए अपना एक अथॉरिटी के तौर पर काम लेता है। पहले तो हम ये क्लियर कर देंगे, ये जो जी कंफ्यूज किया जा रहा है वो कंसर्न नहीं है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि कैंटोनमेंट बोर्ड जहां पर अगर कोई चीजें अगेंस्ट द लॉ की है तो कैंटोनमेंट बोर्ड ये जहन में रखिएगा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो सारे आर्मी के नहीं है। उनके अंदर 80% पॉपुलेशन सिविलियंस की है और बहुत सारे वकील और बहुत सारे जजेस साहिबान भी वहां रह रहे हो। अब यहाँ से हम चलते हैं। तो मेरा घर है, आप इमेजिन कर लें कि मैं अभी डिफेंस में शिफ्ट हो गया हूं, तो मैंने वहां कमर्शियल एक्टिविटी कोशिश शुरू की तो मुझे मना कर दिया गया। उन्होंने कहा यहाँ हो नहीं सकती है। अब यही इमेजिन करें ना कितनी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है एलडीए के। आप देख लें हर जगह कमर्शियल हो चुका है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी जबरदस्त है, कमाल की चीजें हैं, आम हाउसिंग सोसाइटी से हट के, इसमें तो कोई शक नहीं है। इतने पानी का कोई मसला पेश नहीं आया, सड़कों की सफाई देखें, इतना ऑर्गेनाइज। आप अंदाजा लगाएं पूरे शहर में पाबंदी है शॉपर बैग्स के हवाले से। आप कंटोनमेंट के एरिया में शॉपर बैग नहीं ले जा सकते, अदालती अहकामात की इतनी। जब हेलमेट की पाबंदी लगी कैंटोनमेंट के अंदर, ये सख्ती से ये अमल दरामद हुआ है, इसमें तो कोई। और दूसरा, कैंटोनमेंट में जो जायदादें हैं वो लीज के ऊपर हैं। आप लीज पे चल रहे हैं 99 ईयर्स के शेड्यूल 9A के हवाले से, यानी उसको वो आप अलॉटमेंट में नहीं क्लियर कर सकते। अब बोलिएगा सर, जो एक्सक्लूसिव कैंटोनमेंट है ना, खारिया कैंट में चले जाए, गुजरावाला कैंट में चले जाए, आप रावाली में चले जाए, मजीद कैंट में चले जाए, वहां पे 50% जमीनें, 50% से ज्यादा जमीनें जो है अदर देन द आर्मी इंस्टॉलेशन वो सिविलियंस की हैं, जो वो हेरिडेटरी आ रही हैं। यानी कैंटोनमेंट जहां बने हैं वहां पे किसी जमाने में गांव तो थे ना, लोग तो रह रहे थे, तो वहां पे वो हेरिडेटरी लैंड जो है वो सिविलियंस ओन करते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड का ये कॉन्सेप्ट देना कि वो किसी भी तरीके से स्टेट को खा रहे हैं, या एक वकील साहब ने कहा जी कैंटोनमेंट बोर्ड होने ही नहीं चाहिए, भाई या तो लोगों को फैसिलिटी दे दो सिविल गवर्नमेंट की तरफ से, वहां तो आपका पानी जाता है आपके घरों के अंदर, आप जो वहां दूसरी तो बात, ये तो एक बात है कैंटोनमेंट बोर्ड के हिसाब से आपको तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए जब आप किसी चीज पे कमेंट कर रहे हैं कि बाकी लोगों को कितनी फैसिलिटीज में। कैंटोनमेंट बोर्ड अगर टैक्स ले रहा है तो वो बहुत सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरी बात आ गई, बाखुदा देखे मैं बताऊं, कैंटोनमेंट बोर्ड में प्रॉपर्टी टैक्स देने में मैंने आज तक एक सवाल नहीं किया कि जिस तरह की वो फैसिलिटीज फराहम करते हैं, आप पूछ लें, मेजोरिटी को पूछ लें, लोगों को इस पे कोई नहीं है। ये तो एक जानबूझ के एक एजेंडा बनाया जा रहा है अदलिया को बदनाम करने का, फौज को बदनाम करने का, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उन चीजों को क्लैरिफाई करें। और ये भी जो बात है ना, अब दूसरी चीज आपने जो फरमाया और बड़ी अच्छी चीज आपने कहा कि डीएचए, अब देखिए आरडीए बनी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो रावलपिंडी के डेवलपमेंट के लिए बनी, एक ऑर्डिनेंस के एक लॉ के तहत बनी। सीडीए बनी, वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने एक नया शहर आबाद कर दिया। इसी तरह एलडीए बनी, इस तरह केडीए बनी। मतलब कितनी, उनका क्या मकसद है? वो कानून के तहत बनाई गई है, वो किसी कानून के तहत अकोमोडेशन। एलडीए जी, इसी तरह आपने देखा कि फौज से जो लोग रिटायर होते थे उनके भी रिक्वायरमेंट्स थी कि होटल प्रोवाइड की जाए, वो कोई घर बनाए, क्योंकि फौज उस तक घर प्रोवाइड नहीं करती थी, किसी किस्म की कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दी जाती थी जो ऑफिसर रिटायर होता था। लेकिन जिस वक्त वो डीएचए, ये लाहौर में जो थी, पहले कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी थी अगर आपको याद हो, और उसके फिर उसको डिसॉल्व किया गया, और उसको डिसॉल्व करने के बाद डीएचए लाहौर बनाया गया। और इन तमाम, और इन जब कंसीव किया गया तो ये टारगेटेड नहीं थी, इनके अंदर बाकायदा सिविलियंस का और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का कोटा रखा गया। यानी अगर एक सेक्टर में डेवलप होना है, उसमें 53% को जाना है तो 23% सिविल ऑफिसर को जाना है, और सिविलियंस को वो सारे अप्लाई कर सकते हैं उसमें। यानी जब आप फॉर्म जमा कराते थे तो आप जो है, जैसे डीएचए बाहर पर बेताशा लोगों ने वहां पे, यानी आपके स्टेट एजेंट्स है बेताशा, जिन्होंने फाइलें खरीद के रखी हुई हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर, ये सारे सिविलियन इनमें से, फौजी आपको बहुत कम मिलेंगे। तो ये डीएचए लाहौर बना, एक ऑर्डिनेंस के तहत इसको बनाया गया, गवर्नमेंट ने वो ऑर्डिनेंस किया, और वो था 1999 में डीएचए लाहौर का ऑर्डिनेंस हुआ था, तो 2013 में डीएचए रावलपिंडी का हुआ था, 2007 में डीएचए इस्लामाबाद का हुआ। तो तमाम की तमाम चीजें
पाकिस्तान में प्रॉपर्टी दो तरीकों से गवर्न करती है, आपको याद होगा। एक है जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, और है वो 1925 का, जिसके तहत आपके पास कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो रजिस्टर होती है और वो लीगलाइज हो जाती है, गवर्नमेंट के अंडर, कंट्रोल के अंडर आ जाती है। उनको जिस वक्त वो सोसाइटी डेवलप करते हैं तो उनको एमिनिटीज और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी होती है। इस तरह यहाँ पे जो डीएचएस बनी, तो पाकिस्तान का एक एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1894 का, बिल्कुल ऐसा और ही उस लैंड 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत सिर्फ डीएचए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी की भी लैंड एक्वायर कर सकती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट हर एक को अकोमोडेशन नहीं दे सकती और उन्होंने मुख्तलिफ बॉडीज और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बना दी है, तो डीएचए इज वन दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को अकोमोडेशन देती है, प्लॉट देती है, और प्लॉट के अंदर ये जरूर होता है कि जो शहीद है उनको प्लॉट भी वो आपकी इजाजत से जरा आम लोगों के लिए मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, फाउंडेशन बनी हुई है, वो गवर्नमेंट से लैंड परचेज करते हैं या एक्वायर करते हैं, पर अपनी कम्युनिटी को देते हैं। डीएचए ने भी इसी तरह, लेकिन डीएचए में एक फर्क साफ इस तरह से है, इन्होंने सिविलियन को भी साथ इन्वॉल्व किया। सिर्फ ये नहीं कि उनके आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर और ये बाकी चीजों, मैंने हमारी हाउसिंग सोसाइटी अगर बनी है तो हमने किसी प्राइवेट आदमी को नहीं आने दिया उसके अंदर, ये याद रखिएगा। डॉक्टर्स ने बनाई, इंजीनियर्स ने बनाई, कई लोगों ने, यहाँ स्टेट लाइफ आप अंदाजा तो लगाए ना। यानी अगर ऐसी बात है तो स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी, सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी, ये कितनी है ये सारी, तो ये सारी भी डीएचए के तर से, बल्कि ज्यादा खतरनाक तरीके से ये अपने लोगों को एडवांटेज देते रहे हैं। लेकिन डीएचए में सिविलियन के हवाले से ये देखिए, हर चीज को गलत पैराए में नहीं लेके जाना चाहिए। मैंने आपके सामने रख दिया, हम वकीलों के तौर पर आते हैं, हम कहा कि गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हैं, तो ये जो हम जो इल्जाम लगाते हैं ना एक ही इदारे को बैठकर, ये मैं नहीं समझता ये आइन और कानून से इजाजत देता है इस बात की। जो ब्रिगेड साहब की बात को जरा मजीद क्लैरिफाई के हवाले से, और उन्होंने इस बात को बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया आपके। मैं अब यहां तक एक और मैं बात आपके सामने क्लियर कर दूं, वो बहुत जरूरी है। यहाँ कहा जाता है बनी गाला को रिकॉग्नाइज कर दिया, ये नस्ला टावर भी रिकॉग्नाइज हो जाए, ताजबेरी हाइट्स भी हो जाए। कराची के अंदर ब्रिगेडियर साहब पिछले 6-7 सालों से, 8 सालों से जस्टिस गुलजार साहब ने बड़ा काम किया। वहां पर बोर्ड लगे हुए थे, वो उतरवाए। वहां चाइना कटिंग थी, नाजायज कब्जे थे, ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। कोई नाले पे हुई है, कोई सड़कों पे हुई है, कोई पार्क पे हुई है। अब जो एक फैसला कर चुके हैं दूसरे, यानी ये नहीं किया जा सकता कि पिक एंड चूज कि ये कर दें वो कर दें। जो चीज रेगुलराइज हो सकती है वो हो सकती है। बनी गाला में क्या था कि उनका नक्शा अगर मंजूर नहीं था, थोड़ी सी अगर ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर ली तो पेनल्टी दे के इजाजत होती है। यहाँ एक केस नहीं है, हजारों केस है यहाँ पर। अगर आप जाती उमरा लें ड्राइव का, इतना बड़ा माल बता दें, इस तरह की इजाजत दी जा सकती है। कानून भाई वहां कोई नहीं बोलता है, वहां कोई बात नहीं करता है। और जिस तरह बैठ के एक्वायर करके स्पेशल सड़कें लाई गई, यहाँ ये रिकॉर्ड की बात है, डेडिकेटेड पाइपलाइन है, मैं रिकॉर्ड में बताता हूँ आपको, डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, डेडिकेटेड गैस कनेक्शन है वहां पर, और कोई बोलने वाला है वहां पर? चैलेंज करता हूँ, बताएं वहां की। ब्रिगेडियर साहब ने बताया था आपको कि उसकी दीवार जो है वो 35 करोड़ के करीब बनाएगी। समझना है चीजों को, यानी हमारा मकसद सर ब्रिगेडियर साहब के जो बातें आपके सामने रखनी है ना, वो जरा समझिएगा। कोई ज्यादती नहीं हो रही, कानून के मुताबिक हो रहा है। जो एक पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, मैं अब अगला सवाल आपकी तरफ रख रहा हूं और मेरा बड़ा कंसर्न है। देखिए, यहां पहले पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया गया कि जनाब पीछे फौज है, नवाज शरीफ को निकालने के वाले से। अब आ गया अदलिया को भी साथ ले आए, और ये अदलिया को टारगेट करके इसी तरह बना रहे हैं कि ताकि हालात और वाकयात ऐसे बनाए जा सकें और साबित किया जा सके बड़ी ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो हो नहीं रही। ब्रिगेडियर साहब, आपको इतना अरसा हो गया है, जितनी ऑर्गेनाइज आपने फौज के अंदर देखी है, ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस जो ये हमारे सियासतदान करते हैं मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से, ये सारी बातें आपने कोई वहां देखी है इस तरह की चीज? सर बात यह है कि अब देखना, अदलिया का एक स्टेटस है। अदलिया ने अपने फोर्स से अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना, अदलिया ने फैसले देने, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज मुख्तलिफ है। कहीं सिविल गवर्नमेंट होगी, जैसे हम कल के मिसाल लें, अगर अदलिया ने एक फैसला देना था तो उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया, सेक्रेटरी डिफेंस को बुला के पूछा, फिर उसको कहा कि जी आप रिटर्न दे दें। तो बात यह है कि इस तमाम चीजों को अगर अदलिया किसी तरह पे लेके चल रही है
तो उसको आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के टाइप में कार्टूनों का आके बदनाम करना या उसके ऊपर इल्जामात लगाना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस क्या कहती है? अली अहमद कुर्द ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा कभी। और मतलब बेफजूल बेबुनियाद इल्जामात किसी अदारे पे नहीं लगा सकते। जाती उमरा एक प्रूवन केस है कि करप्शन के जरिए जमीन ऑक्युपाई की गई है, वहां पे लोगों को मार के निकाला गया है। एक एसपी साहब की स्टेटमेंट है कि वो अब हम रिपीट नहीं कर सकते कि एक बंदा नवाज शरीफ के सामने आ गया तो उसको थूक उसके मुंह पे थूक के उसको टांग उसे लात मार के फेंक वो अपील कर रहा था कि मेरी जमीन आपने जाती उमरा के अंदर ले ली। वहां तीन जगहों से जो आपकी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती है, 2 कनेक्शन से वहां पे ग्रिड वो सुई गैस आती है। वो कौन सी आसमान से जमीन पर टपके? इस केस को कौन सुनेगा कि जाती अमरा के ऊपर जो करप्शन के जरिए जमीन ली गई है वो तो कोई सुनता नहीं है। और डीएचए में जो डीएचए क्या करते हैं, ये जहां पे डीएचए लाहौर बना है ना, यहाँ हम 1973 में 71 में हम यहाँ पे 73 में लाहौर में थे, हम यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए जाया करते थे। गांव होते थे, डेजोलेटेड गांव थे, झाड़ियां थी, यहाँ से शुरू ये अपना जहाँ पे डिफेंस का एंट्री है यहाँ पे खत्म हो जाता था लाहौर कैंटोनमेंट। इससे आगे फिर कसूर की तरफ पतली सी सड़क जाती थी और सारा इलाका ये जो था यहाँ पे गांव थे, हटमेंट्स थी। ये एक्वायर किया गया और एक्वायर करने का तरीका क्या है कि अगर आप किसी से 1 एकड़ एक्वायर करती है डीएचए तो वो उनको रिटर्न में 2 फाइलें देती है। यानी आपने दे दिया, आपको 2 फाइलें मिली, वो फाइलें आप मार्केट में भेज सकते हैं। वो कीमत होती है फाइलें हमेशा जो आपकी होती है, जो प्लॉट की प्राइस होती है उससे कोई डबल। तो यहाँ तो वो लोग जो जिनकी भैंसें थी, जो दूध बेचा करते थे, जिनकी जमीनें थी, उन्होंने पता नहीं कितना मिलियन रुपीस कमाए, वो साइकिल से आ गए। तो ये तो पब्लिक की वेलफेयर का काम हुआ ना। तो आप पब्लिक की वेलफेयर का काम भी नहीं होना देना चाहता है, मतलब है लोग उसके ऊपर इतराज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो डीएचए पे इतराज नहीं किया, उन्होंने डिफेंस लैंड की बात की और यहाँ पे अपना प्रोपेगेंडा शुरू हो गया डीएचए के खिलाफ अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन। आप क्रिटिसाइज करें उन चीजों को जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आप करें ना, क्रिटिसाइज जाती उमरा को। ये जो अपना बैरियर टाउन में इतना बड़ा जो आपने बना के दिया, महल बना, करें ना, कहां से वो बनाया? इन चीजों को सर कोई टच नहीं करता। ओपन करप्शन जब नजर आती है वहां पे कोई हाथ नहीं डालता। और जहां लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, अब डीएचए के अंदर 5 मरले का घर भी है, 10 मरले का घर भी है, केनाल का घर भी है, 2 केनाल का घर, यानी डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लोग जो वहां पे रह रहे हैं। बेताशा वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। वो कमर्शियल एक्टिविटी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत हो रही है। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन अगर आपने ऑक्युपाई ऑब्जर्व ना किए तो आपको वो नोटिस सर्व कर देते हैं। अगर आपने बाई लॉज को वायलेट किया तो जुर्माना आयद कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डीएचए, मैं फौज के तौर पे नहीं कह रहा, मैं कॉमन सिटीजन के जो भी कह रहा हूं, डीएचए इज ए फैसिलिटी प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइज। और ये डीएचए वो जरूरत पूरी कर रही है जो हुकूमत को करनी चाहिए। तो आप उसको कहना शुरू कर दे टीवी पे बैठ के कि जी जमीन समंदर की जमीन के ऊपर भी वो बना दिया। भाई समंदर की जमीन के ऊपर एक्वायर करके लोगों को बेचती है ना, जहां बेचती है वहां सिविलियन में शामिल। मतलब 80% प्रॉपर्टी डीलर्स के अब फौजी है, सारे सिविलियन है जो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये तमाम थी। हाँ, A1 लैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है और उनका स्टांस मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है कि जी जो डिफेंस की पर्पज के लिए जो आपको जमीन दी गई है उसको आप डिफेंस मकासद के लिए इस्तेमाल करें। और क्योंकि ये फैसला आ गया है तो आर्मी इसके ऊपर उन्होंने कमिट भी किया है तो रूल भी करेगी और जहां पे वायलेशन है उनको वो करेक्ट भी करेंगे। लेकिन अननेसेसरी प्रोपेगेंडा ना करें चीजों के खिलाफ जो हमारे लोग एक्सपर्ट है करने के अंदर, ये क्लैरिटी करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका गजनफर साहब, आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ, मैं खुद डीएचए में इस वक्त रहता हूँ। आप जो फैसिलिटीज वहां प्रोवाइड की गई हैं, जो एमिनिटीज वहां प्रोवाइड की हैं, जो मैंने एक चीज अगर आप फर्ज करें, मैंने आज से 6 साल पहले अगर 2 करोड़ की ली है, 4 करोड़ की हो चुकी हुई है। यानी बताएं ना, यहाँ बैठकर अगर इन चीजों को समझने के लिए, और ज्यादातर वहां पर आबादी सिविलियन की है यहाँ। और इस जिस तरह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से देखा है, एलडीए का अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, वहां बांट नहीं होती है। एलडीए में तो आपको पता है बंदर बांट करता ना नवाज शरीफ, अपनी मर्जी, जिसको मर्जी दिया, जिसका दिल चाहा, और रेफरेंस कई चल रहे हैं वहां पर। जी एक सेट प्रिंसिपल के तहत ये चीजें चलती हैं, लेकिन कंफ्यूज करने की कोशिश ना की जाए।
एक्वायर करने का जो 1894 का कानून है उसके मुताबिक पैसे मिलते हैं, या आप एग्जम्पशन की तरफ जाते हैं कि ठीक है मैं अपनी लैंड दे देता हूँ, मुझे फाइलें दे दीजिएगा, वो फाइलें बन के कल वो प्लॉट की शक्ल में मिलते हैं उसको। और यहाँ मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दूध बेचते थे, आज अरबों रुपए के मालिक हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनकी फसलें थी, वो अरबों रुपए में अपना लैंड क्रूजर V8 पता नहीं किन किन गाड़ियों में फिरते हैं। तो हालात और वाकयात सच बताने चाहिए कौम के सामने। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, आपका टाइम हमारा थैंक यू सर। प्रोग्राम लंबा हो गया, लेकिन ये चीजें क्लियर करने बहुत जरूरी थी। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।